आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद में नेकलेस रोड पर खाद्य सुरक्षा जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया। राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत पूरे राज्य में 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बीच हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी श्रीनाथ ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित यह वॉकथॉन एक बेहतरीन पहल है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे स्वस्थ रहे और सही भोजन करें। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज ये वॉकथॉन अरेंज किए गए। So it's a great initiative. So we all have to be healthy. So I request all the public to please stay healthy, eat right food because ఆరోగ్య మహాభాగ్యము. సో అందరు కూడా బాగుండాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. बीआरएस के सदस्यों ने आज गजवेर में बंद का आह्वान किया। यह कदम 4 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के कैंप कार्यालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तस्वीर लगाए जाने के बाद उठाया गया। बीआरएस सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके दौरान उन्होंने यह कैसी सरकार है, चोरों की सरकार और जय तेलंगाना जैसे नारों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने केसीआर को फिर से तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी तेलंगाना सरकारी सड़क परिवहन निगम के कुछ बसों के सामने बैठे हुए दिखाई दिए। मीडिया को संबोधित करते हुए गजवेल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी वंटेरू प्रताप रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी केसीआर और उनके परिवार को लगातार निशाना बना रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि उनके लिए गुंडे काम करते हैं। अब हमने केसीआर के दफ्तर में तोड़फोड़ होते देखी है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि आज बीजेपी पूरे देश में अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। यहाँ तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय पार्टी का झंडा फहराया गया है और हमने एक बैठक की। तेलंगाना में बीजेपी तेजी से बढ़ रही है और हर दिन मजबूत होती जा रही है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे ज़रूरी मेहनत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले चुनाव में बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आए और हमारी डबल इंजन सरकार बने। आज तेलंगाना की जनता भी इस सोच को अपनाने के लिए तैयार है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए पहले ही 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन कर दिया। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर ने आज कहा कि राज्य सरकार खाने में मिलावट की जांच के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाएगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने एक खाद्य सुरक्षा जागरूकता वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपायों में निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना शामिल है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 24 नए फूड इंस्पेक्टर नियुक्त किए हैं और 5 नए मोबाइल टेस्टिंग वाहन शुरू किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने निजामाबाद, महबूबनगर और हनुमाकोंडा में 3 नई क्षेत्रीय फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी फैसला किया है। बीआरएस के नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर कोहेड़े में प्रस्तावित 200 एकड़ जमीन पर बनने वाले फल बाजार की जमीन को बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे किसानों के खिलाफ एक साजिश करार दिया। हरीश राव ने आरोप लगाया कि 3000 करोड़ रुपए की जमीन कुछ बिचौलियों के फायदे के लिए और किसानों के हितों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उस जगह पर उनका दौरा राजनीतिक नहीं है, इसका मकसद किसानों का कल्याण है। यह बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच का मुद्दा नहीं है, यह किसानों का मुद्दा है। सरकार को किसानों के हितों पर ध्यान रखना चाहिए। राव ने यह भी कहा कि बीआरएस ने अपने कार्यकाल के दौरान मौजूदा गड्डियानाराम फल बाजार से भीड़ कम करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोहेड़ा में एक विश्व स्तरीय फल बाजार स्थापित करने के फैसले की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज वाईएसआरसीपी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए जब ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती पर काम काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है और राज्य में विकास हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राजधानी शहर बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दावा किया था कि निर्माण की लागत 15,000 रुपये प्रति वर्ग फीट पहुंच गई है। अनंतपुर जिले के यादकी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, ऐसे समय में जब अमरावती में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास हो रहा है, वो अपनी हताशा और इस बात को स्वीकार न कर पाने की वजह से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वही आपको बता दें कि जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए नायडू ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता तो अमरावती शब्द का जिक्र तक करने को तैयार नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के लोगों को अपशब्द कह रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के लोगों को जिस तरह की गाली दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस गुजरात में पूरी तरह खत्म हो गई है और जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं उनको आज कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही उनको इलिटरेट कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे को गुजरात के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। लोकसभा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में एक आदमी है जो सोचता है कि उसके अलावा भारत का नेतृत्व कोई और नहीं कर सकता, उसका नाम मोदी है। और केरल में एक और आदमी है जो सोचता है कि उसके अलावा केरल का नेतृत्व कोई और नहीं कर सकता। इन लोगों का घमंड देखिए, ये सोचते हैं कि केरल और देश का नेतृत्व सिर्फ वही कर सकते हैं। ये दोनों आपस में पार्टनर है, ये एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं और अपने हर भाषण में वे भगवान, हिंदू धर्म और धर्म की बातें करते हैं, लेकिन केरल में वो सबरीमाला और सबरीमाला से चोरी हुए सोने के बारे में कोई बात नहीं करते। लव जिहाद पर केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लव जिहाद एक अहम मुद्दा है। केरल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अलग अलग समुदायों की महिलाएं बहकावे में आकर कुछ लोगों का शिकार बन गई हैं और फिर उन्हें दूसरे देश में भेज दिया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से लव जिहाद की कोई तय परिभाषा नहीं है। बीजेपी ने यह भी आगे कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कानून में ऐसे प्रावधान बनाने की संभावना तलाशेंगे जो यह तय करे कि कौन सा काम अपराध है और कौन सा नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केरल में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और कहा कि योग्यता होने के बावजूद कई युवा राज्य से बाहर नौकरी तलाशने में मजबूर हैं। पेराबूर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से वायनाड के सांसद हूं और मैं आप लोगों की समस्याओं और संघर्षों को करीब से देखती हूं। मैं देख सकती हूं कि आप सभी ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे ये भी कहा है कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है वे काफ़ी पढ़े लिखे हैं। केरल में जब मैं पढ़े लिखी युवाओं से मिलती हूं तो अक्सर उनके पास नौकरी नहीं होती है और अगर होती भी है तो वह राज्य से बाहर होती है। बीजेपी के उम्मीदवार तमिलसाई ने आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैलापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सौंदरराजन ने पार्टी की संभावनाओं के प्रति आशावाद व्यक्त करते हुए एक प्रतीकात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने स्वयं संकेत दिया है, सूर्य नहीं है और कमल जलभराव वाले तालाबों में खिलेंगे। टीवीके के नेता और विल्लीवक्कम सीट से उम्मीदवार आधव अर्जुन ने कहा कि हो सकता है कि इस बार डीएमके विपक्ष में बैठे लोग हमारे नेता के चुनाव प्रचार करने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने कभी डीएमके पर भरोसा नहीं किया, लोग डीएमके से तंग आ चुके हैं। अम्मा के बाद कोई सही एआईएडीएमके नहीं रही, अभी एक लहर चल रही है और हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। एआईएडीएमके के प्रवक्ता सत्य ने आज आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि गठबंधन 234 में से 210 सीटें जीतने जा रही है और एडप्पी पलनीस्वामी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वही मीडिया से बात करते हुए सत्य ने दावा किया कि सत्तारूढ़ डीएमके को जनता का कोई समर्थन नहीं है और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का काफिला खाली सड़कों से गुजरता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी के विधायकों को जनता ने खदेड़ दिया है, उनका अपना काफिला खाली सड़कों से गुजर रहा है, उन्हें अपने ख्यालों से बाहर आने को कहिए। 1 महीने के भीतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईपीएस होंगे और हम 234 में से 210 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने सबसे पवित्र और मशहूर मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन किए और मां मीनाक्षी और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। मैंने प्रार्थना की है कि तमिलनाडु को बदलाव की जरूरत है। मैंने देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगा है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु को सुशासन दे सके। मैंने यह भी प्रार्थना की है कि तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार बने ताकि तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदें पूरी हो सके। जब हम एक ही देश में रहते हैं तो हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें इस बात पर भी गर्व है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने आज कहा कि दुख की बात यह है कि तमिलनाडु के सीएम को अपनी आंखों के सामने हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो हर दिन एक झूठा नैरेटिव शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने पीएम के कथित रोड शो को लेकर एक झूठा नैरेटिव शुरू किया। मैं स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वे मुझे इसी की मंजूरी और पुलिस की अनुमति के लिए पार्टी का आवेदन दिखाए। इससे पता चल जाएगा कि वे एक असफल नेता हैं और उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वे दिखाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहाँ लिखा है कि हिंदी अनिवार्य है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। हमारा तमिल गौरव है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां तमिल भाषा सीखे और हमारे परंपराओं को और मूल्यों का सम्मान करे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को भी चुनौती दे सकता हूं कि स्टालिन के झूठे वादों से उदयनिधि सीएम नहीं बन पाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य सुनील ने कहा कि उन्होंने बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। यह चुनाव अजित पवार के बाद हो रहा है। हमने उनके बिना बारामती चुनाव के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। नॉमिनेशन है चुनाव का, बाईपोल इलेक्शन का वो फाइल किया है। आदरणीय हमारे नेता दादा अजित दादा, उनके पश्चात ये चुनाव हो रहा है। हमारे लिए ये बेहद ही एक इमोशनल और हमारे लिए एक तरफ से देखा जाए तो कभी भी बारामती का चुनाव हमने दादा के बिना देखा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, सपनों में भी कभी ये विचार किसी के मन में आया नहीं। लेकिन आज ये चुनाव आदरणीय सुनेत्रा काकी बाईपोल इलेक्शन में लड़ रही है। वो राज्य की उप मुख्यमंत्री भी है। हमारे सारे पक्ष के वरिष्ठ नेता हो और महायुति के भी नेता हो, वो भी ये आह्वान कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो अनअपोज्ड होना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बारामती जो है वो आदरणीय पवार साहब हो, आदरणीय अजित दादा हो, उन्होंने पिछले 50 साल से अधिक साल यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया है। इसकी एक राजकीय पार्श्वभूमि है। एक विकसित महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान इन विचारों का ये बारामती है। और यहाँ का चुनाव अनअपोज्ड हो, यही हमारी सबके कार्यकर्ता की ओर से इच्छा रही। परंपरा तोड़ी है, अपना कैंडिडेट निकाल कर कैसे देखते हैं? मैं किसी भी राजकीय पक्ष पे आज टिप्पणी नहीं करूंगी। हमारे लिए ये बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम आदरणीय सुनेत्रा काकी के साथ हम सब खड़े हैं और हम सारे राजकीय जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा के पश्चात जो ये चुनाव हो रहा है वो अनअपोज होना चाहिए। एक महिला उप मुख्यमंत्री राज्य को पहली बार सुनेत्रा काकी के रूप से मिली है और उनका ये चुनाव जो वो लड़ रही है, उन्हें सबके साथ मिले, उन्हें सबका आशीर्वाद मिले, सब उनको सपोर्ट करे, यही हमारी दरखास्त रहेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस आगे नहीं आ रही है। कई अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। महिला आरक्षण किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। कांग्रेस तो सामने नहीं आ रहा है, बाकी कई अपोजिशन पार्टी ने भी सराहना किया है सरकार का एफर्ट से। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आ रहे हैं, ये तो किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल पार्टीज और देश का विषय है। नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। महिलाओं को जो अधिकार मिलना है, इसमें क्या राजनीति करना है, इसमें तो सब एकजुट होकर के पारित करना चाहिए। तो जैसे कांग्रेस की एक डिमांड है ऑल पार्टी मीटिंग की, और वो कह रहे हैं अभी समय कहाँ है, चुनाव में सब लोग बिजी है। हाँ जी, हमने सब पार्टियों से बात की, कांग्रेस और 2-4 पार्टी नहीं आया, लेकिन वो भी महिला विरोधी तो नहीं दिखाएंगे, इतने तक तो नहीं करेंगे, मेरा उम्मीद है। बट अगर उन्होंने नहीं किया तो सर फिर भी बिल का विरोध तो नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मिशन अभी जारी है। आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे सभी विषयों पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है
विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। साथियों, कुछ ही वर्षों में भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को डालना भी है। मैं एक बार फिर अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा स्थापना दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।